बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम इसी पुस्तक का चौथा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है युगों का दौर। इस पाठ के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक दिए गए हैं और जो शीर्षक आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विकास और ह्रास। ये शीर्षक अपने आप में ही काफी बड़ा शीर्षक है, इसीलिए इस शीर्षक को मैंने 2 भागों में बांट दिया है। आज हम इस शीर्षक का पहला भाग पढ़ेंगे और ये जो शीर्षक है इस पाठ का 11वां भाग होगा। तो आइए देखते हैं इस शीर्षक के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें क्या बता रहे हैं। एक और आवश्यक बात मैं बताना चाहूंगी, इस वीडियो में जितने भी फ्लो चार्ट्स का उपयोग मैं करने जा रही हूँ, इन सारे फ्लो चार्ट्स का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से सारे फ्लो चार्ट्स देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो आज का शीर्षक है विकास और ह्रास। तो यहाँ पर किसके विकास और किसके ह्रास की बात हो रही है? ये बात हो रही है हमारे भारतवर्ष की। भारत का विकास और धीरे धीरे उसका ह्रास, ह्रास मतलब डाउनफॉल या पतन, किस तरह से होने लगा, ये आज हम इस शीर्षक के अंतर्गत देखेंगे। इस शीर्षक का आज हम पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं भारत का विकास। भारत का विकास कैसे हुआ और धीरे धीरे भारत जो है वो पतन की तरफ किस तरह से बढ़ने लगा, ये भी हम इन बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे। पहला है ईसवी सन के पहले 1000 वर्षों में, जब ईसवी सन के जो पहले 1000 वर्ष का जो समय चल रहा था उस वक्त भारत की स्थिति क्या थी, यहाँ पर क्या कुछ घट रहा था। उस वक्त आक्रमणकारियों का हमला, तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारतवर्ष का जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है वहां से हमेशा से ही हमलावर जो है वो हमला करते रहे थे। आंतरिक झगड़े, उत्तर पश्चिम दिशा से जब आक्रमणकारी हमारे देश में घुसते थे तो उनके बीच में झगड़े भी हुआ करते थे अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए। तो ये जो आंतरिक झगड़े हैं ये भी एक बहुत बड़ा कारण था हमारे भारत के पतन का या हमारे भारत के ह्रास का। उसके साथ उतार चढ़ाव की स्थिति, और इन झगड़ों की वजह से हमारे भारत वर्ष में हमेशा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती थी। आगे का बिंदु है सभी दिशाओं में अपना प्रसार किया। लेकिन यहाँ पर भारत के विकास की अगर बात की जाए, भारत का जो विकास था वो सभी दिशाओं में हुआ। भारत की संस्कृति का जो प्रचार प्रसार है वो सभी दिशाओं में होता रहा। इसके बाद है ईरान, चीन, यूनानी जगत, मध्य एशिया से संपर्क बढ़ा। भारत के जो लोग हैं उन्होंने व्यापार के सिलसिले में या अपने संबंध बनाने के सिलसिले में हमेशा से ही जो दूसरे देश हैं उनसे संपर्क बनाए हुए रखा। पूर्वी समुद्रों की ओर बढ़ने की शक्तिशाली प्रेरणा मिली। जब उनका संबंध इस तरह के छोटे छोटे देशों से बन गया, उन्होंने वहां पर अपना व्यापार भी शुरू कर दिया। उन लोगों के साथ उनके व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हो गए। उसके बाद उन्होंने अपनी पहुंच जो है वो और ज्यादा बढ़ानी शुरू कर दी। पूर्वी समुद्रों की ओर बढ़ने की शक्तिशाली प्रेरणा मिली। यहाँ पर पूर्वी समुद्री जो क्षेत्र था उस तरफ जो देश थे उनकी तरफ उनके कदम बढ़ने लगे। उस तरफ भी जो देश थे उनके साथ उन्होंने अपने संबंध जो है वो कायम करने शुरू कर दिए। इसके बाद यहाँ पर भारतीय उपनिवेशों की स्थापना की गई। यहाँ पर हमारे जो भारत के जो लोग थे वो व्यापार के सिलसिले में या अपने संबंध बनाने के सिलसिले में दूसरे देशों में जाते थे। वहां के जो शासक थे उनसे आज्ञा लेकर के उन्होंने वहां पर उपनिवेश भी कायम करने शुरू कर दिए। उपनिवेश का मतलब होता है जब कोई देश अपने लोगों को व्यापार के सिलसिले में किसी दूसरे देश में भेजता है और जो दूसरा देश है स्वीकृति देते हुए उन्हें वहां एक स्थान प्रदान करता है, एक क्षेत्र प्रदान करता है जहां पर कि वो लोग रह सकते हैं। और ये जो रहने का जो समय होता है वो कोई 1-2 वर्षों का नहीं होता है, बल्कि सालों साल वो वहां पर रहते हैं, वहां के लोगों से संपर्क बढ़ाते हैं, व्यापार बढ़ाते हैं और वो वहां बस जाते हैं। तो इस तरह से भारतीय जो लोग थे उन्होंने भी अलग अलग देशों में जाकर के अपने उपनिवेश वहां पर कायम किए। भारतीय सीमा को पार करना, भारतीय जो लोग थे सिर्फ अपने देश तक ही नहीं रहे बल्कि उन्होंने अपनी सीमा को पार किया और दूसरे देशों में भी जाकर के उन्होंने अपना स्थान बनाया, अपना व्यापार जो है वो बढ़ाया। भारतीय संस्कृति का प्रसार, यहाँ पर भारतीय जो लोग थे वो सिर्फ व्यापार के सिलसिले में ही नहीं गए बल्कि वो अपने साथ भारतीय संस्कृति भी लेकर के गए और जिसका प्रसार प्रचार उन्होंने दूसरे देशों में भी किया। इसके बाद जो अगला बिंदु है चौथी और छठी शताब्दी तक ये सारी चीजें चलती रही
और उसी वक्त एक नए साम्राज्य का उदय हुआ जिसका नाम था गुप्त साम्राज्य। और ये जो था वो बहुत समृद्ध साम्राज्य माना जाता था, हर तरीके से यह फल फूल रहा था, विकास कर रहा था, और इसीलिए यह काल भारत का स्वर्ण युग कहलाया। गुप्त साम्राज्य जो था उसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस युग में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जिसका विकास न किया गया हो, इसीलिए इसे स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त काल में या गुप्त साम्राज्य में संस्कृत साहित्य में इस युग का वर्णन किया गया है। उस वक्त चूंकि संस्कृत भाषा का ही चलन था, संस्कृत भाषा में ही साहित्य लिखे जाते थे, लोग बातचीत भी संस्कृत भाषा में किया करते थे, तो उस वक्त का जो साहित्य था जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था उसमें हमें इस स्वर्ण युग का पूरा वर्णन पढ़ने को मिलता है। तो इस तरह से भारत का विकास और धीरे धीरे उसके ह्रास के जो थोड़े बहुत कारण थे वो हमें इन बिंदुओं के अंतर्गत पता चलते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या बताया गया है। अब यहाँ पर जो अगला बिंदु है वो है भारत के ह्रास के लक्षण। अब ऐसे कौन से लक्षण हमें नजर आ रहे थे, ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन रही थी जिनसे पता चल रहा था कि भारत का पतन जो है वो आरंभ हो चुका है या भारत का ह्रास जो है वो आरंभ हो चुका है। तो ये कौन कौन से लक्षण थे, ये कौन कौन से बिंदु के अंतर्गत हमें बताया जा रहा है, आइए देखते हैं। स्वर्ण युग समाप्ति की ओर। गुप्त साम्राज्य जिसे कि हमारे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग भी कहा जाता है, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। कमजोरी और ह्रास के लक्षणों का प्रकट होना। यहाँ पर ये जो साम्राज्य था, जो इतना शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता था, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। बाहरी हमलावरों के कारण और आंतरिक लड़ाई झगड़ों के कारण यहाँ पर जो पतन है वो देखा जा सकता था, उसे कमजोर होता हुआ देखा जा सकता था। उत्तर पश्चिम से हुणों के दल भारत आते हैं। यहाँ पर था हुण जो लोगों का समूह था, ये काफी शक्तिशाली माना जाता था और ये बाहरी हमलावर थे, बाहरी आक्रमणकारी थे, जो कि उत्तर पश्चिम दिशा से बार बार भारत पर हमला कर रहे थे। बार बार उन्हें खदेड़ा गया और यहाँ पर जो शासक थे, यहाँ पर जो राजा राज कर रहे थे, वो बार बार पूरी कोशिश कर रहे थे कि उन्हें भारत में कोई जगह ना मिले, वो यहाँ पर ना आ सके, और उन्हें बार बार युद्ध करके यहाँ से हटा दिया जा रहा था। धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में हुणों की राज सत्ता का फैलाव, लेकिन हुण जो थे वो इतने ताकतवर थे, ये जो दल था इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने भारत में अपना स्थान बना लिया और पूरे उत्तर भारत में उन्होंने अपना साम्राज्य जो है वो फैला लिया। आधी शताब्दी तक भारत पर शासन किया। यहाँ पर आधी शताब्दी मतलब एक शताब्दी होता है 100 वर्षों का, तो आधी शताब्दी मतलब 50 वर्षों तक उन्होंने यहाँ पर सफलता पूर्वक उन्होंने शासन किया। इसके साथ ही हुणों के बारे में और भी कुछ जानकारी दी गई है। अंतिम गुप्त शासक यशोवर्धन का अथक प्रयास। जैसा कि हमें पता है कि हुण जो दल थे वो बार बार उत्तर पश्चिम दिशा से भारत पर हमला कर रहे थे। यहाँ के जो शासक थे वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि हुण जो हैं उन्हें भारत से हटा दिया जाए। तो इस कोशिश में जो नाम आता है वो है गुप्त साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे जिनका नाम था यशोवर्धन। वो कभी भी उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा और अंततः हुणों को भारत से खदेड़ने में सफल हुए और उन्होंने अंत में फिर से अपनी सेना को एकत्रित किया, अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया और साथ ही साथ उन्होंने हुणों से मुकाबला करके युद्ध करके उन्हें भारत से अंततः हटा दिया। इसके बाद है हुणों के शासन का भारत पर प्रभाव। यहाँ पर चूंकि हुण जो हैं उन्होंने 50 वर्षों तक, आधी शताब्दी तक हमारे भारतवर्ष में शासन किया था, उनके शासन का यहाँ के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, उनके व्यवहार का, उनके शासन करने के तरीके का यहाँ के लोगों पर उसका क्या प्रभाव हुआ, आइए देखते हैं। लंबे संघर्ष के कारण भारत राजनैतिक और सैनिक दृष्टि से दुर्बल। यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति थी और जो सैनिक जो दल था हमारा, या जो सैनिक जो शक्ति थी वो कम हो गई, वो दुर्बल हो गई। आगे है हुणों के लंबे शासन का प्रभाव उत्तर भारत के लोगों में नजर आने लगा। यहाँ पर हुणों का जो व्यवहार था, शासन करने का तरीका था, उनका आचार व्यवहार था, उनकी संस्कृति थी, उन सब का प्रभाव जो है उत्तर भारत के लोगों पर आसानी से देखा जा सकता। उत्तर भारत के लोगों ने हुणों के बहुत सारे गुणों को अपना लिया था। लोगों के व्यवहार और मानसिकता में बदलाव देखा गया और ये जो चीज थी, ये जो बदलाव था, लोगों के व्यवहार में भी दिखाई दे रहा था और साथ ही साथ उनकी मानसिकता में भी ये हुणों का जो व्यवहार था वो साफ नजर आ रहा था। तो ये जो असर था हुणों के शासन का, ये हम उत्तर भारत के लोगों में आसानी से देख सकते थे। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हुण जो दल थे
उनके व्यवहार के बारे में या उनके आचार व्यवहार के बारे में कुछ बातें दी गई हैं कि उनका व्यवहार कैसा था, उनके जो गुण थे उनमें किस तरह के गुण थे, शासन करने का उनका जो तरीका था वो कैसा था। इन सारी बातों को बताते हुए यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं। जैसे कि पहला है हुणों से जुड़े वृत्तांत। वृत्तांत मतलब कहानियां या उनसे जुड़ी जानकारी। तो कौन कौन सी जानकारी हमें मिलती है हुणों के संदर्भ में, आइए देखते हैं। स्वभाव से कठोर और बर्बर थे। हुण जो है वो शक्तिशाली तो थे ही, लेकिन उनका स्वभाव काफी कठोर था और वो एक बर्बर शासक के रूप में यहाँ पर शासन कर रहे थे। बर्बर मतलब बहुत ही क्रूर थे, बहुत ही क्रूर थे, तो उन्हें एक बर्बर शासक के रूप में याद किया जाता है। युद्ध और शासन के भारतीय आदर्शों से एकदम भिन्न। भारत के लोग जो एक आदर्श और नियमों का पालन करते हुए युद्ध और शासन किया करते थे, इस तरह के नियम जो है हुणों द्वारा कभी भी नहीं अपनाए गए। वो एकदम भारतीय आदर्शों से एकदम भिन्न हमें नजर आते थे। हुणों का यही गुण उत्तर भारतीय लोगों में देखा गया और हुणों का ये जो गुण था, स्वभाव से वे कठोर थे, बर्बर थे और जो नियम कानून या शासन और युद्ध करने के जो नियम थे वो बिल्कुल उनके अलग थे। ये सारे गुण हमें उत्तर भारतीय लोग, जहां पर कि हुण जो है वो शासन किया करते थे, वहां के लोगों में ये सारे गुण हमें नजर आ रहे थे। आगे है 7वीं शताब्दी के बाद के शासक और उनका शासनकाल। अब यहाँ पर 7वीं शताब्दी में भी बहुत सारे शासक आए, बहुत सारे राजाओं ने राज किया। उनका शासनकाल कैसा था, उनका यहाँ पर राज करने का तरीका कैसा था, इसके बारे में यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं। आइए देखते हैं 7वीं शताब्दी में सबसे पहले कौन से शासक थे, ये हम देख लेते हैं। गुप्त शासकों की राजधानी उज्जैनी। वहां उस वक्त गुप्त शासक, उस वक्त भी गुप्त शासन काल चल रहा था और उसके जो शासक थे वो यहाँ पर राज करते थे और उन्होंने अपनी जो राजधानी है वो उज्जैनी को बनाई थी। उज्जैनी आज जिसे हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, उसी को उस वक्त उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। तो उज्जैनी को गुप्त शासकों ने अपनी राजधानी बनाई थी। गुप्त शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में विकास। यहाँ पर गुप्त शासन काल में जब हर्षवर्धन शासक के रूप में वहां पर राज किया करते थे, तो उनके कार्यकाल में, उनके शासन काल में बहुत ज्यादा विकास किया गया। उज्जैनी कला और संस्कृति का केंद्र बनती है। यहाँ पर उज्जैनी को कला और संस्कृति का केंद्र बनाया गया था। कला, यहाँ पर बड़े बड़े कलाकारों को जगह दी गई थी, उन्हें संरक्षण दिया गया था, उनकी कला को प्रोत्साहित किया गया था, उन्हें पूरे मान सम्मान के साथ वहां पर बसाया गया था। तो इस तरह से कला और संस्कृति जो है उसका केंद्र बन गई थी गुप्त शासकों की राजधानी, जिसे कि उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। शक्तिशाली साम्राज्य बनी और ये जो साम्राज्य था, ये गुप्त शासकों का जो साम्राज्य था, वो एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरकर सामने आया था। धीरे धीरे कमजोर पड़कर खत्म हो गई, लेकिन समय के साथ जैसा कि बताया गया है कि बाहरी हमलावर थे, आंतरिक जो कमियां थी हमारे अंदर, उसकी वजह से धीरे धीरे ये साम्राज्य, इतना बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य भी अंदर से कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे खत्म हो गया। तो आइए देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू विकास और ह्रास के बारे में और क्या बातें बता रहे हैं। अब यहाँ पर गुप्त साम्राज्य के बाद आता है 9वीं शताब्दी। 7वीं और 8वीं शताब्दी के खत्म होने के बाद जैसे ही 9वीं शताब्दी की शुरुआत हुई, तो यहाँ पर गुजरात का शासक मिहिर भोज, एक और बड़े शासक सामने आए जिनका नाम था मिहिर भोज, और ये गुजरात के शासक थे। इनके द्वारा किस तरह का शासन किया गया, किस तरह का शासन काल था, आइए देखते हैं। उत्तर और मध्य भारत के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इन्होंने उत्तर और मध्य भारत में जो छोटे छोटे राज्य थे उन्हें जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाकर एक बड़े साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की। कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। यहाँ पर राजा मिहिर भोज ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। जैसे कि गुप्त शासक जो थे उन्होंने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाई थी, यहाँ पर राजा मिहिर भोज जो थे उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। साहित्यिक पुनर्जागरण का दौर आरंभ हुआ। अब यहाँ पर इन्होंने साहित्य को बहुत ज्यादा महत्व दिया और साहित्य जो कि धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, उसके पुनर्जागरण का काम जो है वो शुरू कर दिया। पुनर्जागरण का मतलब है उसे फिर से जागृत करना, उसे फिर से लोगों तक पहुंचाना, उसके महत्व को लोगों तक पहुंचाना। तो इस तरह के कार्य उन्होंने शुरू कर दिए। इसके लिए उन्होंने, तो यहाँ पर जो हमारे साहित्यकार थे उन्हें संरक्षित किया गया, उन्हें संरक्षण दिया गया, उन्हें पूरा मौका दिया गया कि वो अपने तरीके से अच्छा कार्य साहित्य के क्षेत्र में कर सकें।
और इसका जो श्रेय है, इसका जो क्रेडिट है वो सबसे पहले जाता है राजशेखर को, जो कि एक बहुत बड़े साहित्यकार थे उस समय के। इसके बाद है 11वीं शताब्दी का शासक। यहाँ पर 9वीं शताब्दी में मिहिर भोज के द्वारा इतने सारे कार्य किए गए। इसके बाद 11वीं शताब्दी में कौन से शासक थे, उनका शासनकाल कैसा था, आइए हम देखते हैं। शताब्दी के आरंभ में भोज नाम के दूसरे शासक का आगमन। यहाँ पर 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही भोज नाम से ही, यहाँ पर मिहिर भोज नाम के पहले से ही एक शासक थे जो कि गुजरात में अपना शासन किया करते थे, लेकिन यहाँ पर 11वीं शताब्दी में भोज नाम से ही एक दूसरे शासक का आगमन हुआ। वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर अपना शासन करना प्रारंभ कर दिया। राजा भोज एक विलक्षण व्यक्तित्व का शासक था। यहाँ पर राजा भोज के बारे में बहुत सारी बातें प्रसिद्ध हैं और यह भी कहा जाता है कि राजा भोज के जैसा विलक्षण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति इतिहास में हमें देखने को नहीं मिल सकता। इनका व्यक्तित्व बहुत अद्भुत भी था और साथ ही साथ बहुत ही विलक्षण व्यक्तित्व वाले ये व्यक्ति थे। तो आइए देखते हैं इनमें ऐसे कौन से गुण थे जो इनके व्यक्तित्व को इतना अद्भुत बनाते थे, इनके व्यक्तित्व को इतना विलक्षण बनाते थे। यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं जिनके अंतर्गत हम जान सकते हैं कि राजा भोज को विलक्षण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति क्यों कहा गया है। तो सबसे पहला है पराक्रमी और आकर्षक। सबसे पहले ये देखने में बहुत ही आकर्षक थे और साथ ही साथ इनमें दूसरा जो गुण था वो ये था कि वो बहुत ही पराक्रमी थे, बहुत ही बहादुर थे, अद्भुत व्यक्ति थे। और ये सारे जो गुण हैं वो उन्हें एक अद्भुत व्यक्ति के रूप में हमारे सामने खड़ा करते हैं। अनेक क्षेत्रों में प्रतिष्ठा हासिल थी। इसके बाद है उन्हें बहुत सारे क्षेत्रों का ज्ञान था, बहुत सारी कलाओं का ज्ञान था, जो कि उन्हें बहुत ही एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में हमारे सामने रखती है। तो यहाँ पर ऐसे कौन कौन से क्षेत्र थे जिनका पूरा पूरा ज्ञान राजा भोज को था और जिसके कारण उन्हें इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त थी या इतना मान सम्मान उनका होता था। व्याकरण और कोशकार थे। यहाँ पर व्याकरण की उन्हें पूरी जानकारी थी, पूरा ज्ञान उन्हें व्याकरण का था, जिसके कारण वो काफी विद्वान माने जाते थे। साथ ही साथ उनका एक और योगदान था, वो था कोशकार थे। कोशकार मतलब जो शब्द कोश का निर्माण करे, डिक्शनरी का निर्माण करे। तो उन्होंने इस तरह की रचनाएं की थी, इस तरह की पुस्तकें लिखी थी जिसमें कि तमाम तरह के शब्दों का संग्रह किया गया था जिनका अर्थ पढ़कर लोग जान सकते थे। तो वो एक व्याकरण भी थे और साथ ही साथ एक कोशकार भी थे। आगे है दिलचस्पी भेषज और खगोल शास्त्र में थी। अब इनकी दिलचस्पी जो है, इनका इंटरेस्ट जो है वो भेषज। भेषज का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे कि औषधियों का ज्ञान हो और रोगी के रोग को पहचान कर वो उसे औषधि दे और उसे स्वस्थ करे। तो यहाँ पर उन्हें औषधियों का भी पूरा पूरा ज्ञान था। साथ ही साथ खगोल शास्त्र का भी ज्ञान उन्हें था। खगोल शास्त्र वो शास्त्र होता है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी या वातावरण के बाहर जो खगोलीय पिंड होते हैं, ग्रह नक्षत्र होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उस अध्ययन को खगोल शास्त्र कहा जाता है। और जो इस तरह के अध्ययन को करता है उसे खगोल शास्त्री कहा जाता है। तो यहाँ पर भेषज और खगोल शास्त्र जैसी जो विद्याएं थी उसमें भी हमारे जो राजा भोज थे उन्हें पूरी पूरी दिलचस्पी थी। इसके बाद है स्वयं कवि व लेखक थे। यहाँ पर वो स्वयं भी एक बहुत ही महान कवि और लेखक थे। उनकी कई रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, कई रचनाएं उन्होंने लिखी भी थी जो कि आज भी हम उन्हें पढ़ सकते हैं। इसके साथ जो चीजें उनके साथ जुड़ी हुई थी वो था कला एवं साहित्य का संरक्षण किया। अपने शासन काल में उन्होंने कलाकारों को बहुत प्रोत्साहित किया, साहित्यकारों को प्रोत्साहित किया, साथ ही साथ कला और साहित्य का संरक्षण भी उन्होंने किया। उन्होंने कलाकारों को पूरे मान सम्मान के साथ उन्हें स्थान प्रदान किया, उन्हें एक सम्मानित स्थिति दी और साथ ही साथ उनकी कला और साहित्य को उन्होंने आगे बढ़ाने में पूरा योगदान दिया। इमारतों का निर्माण करवाया। अब यहाँ पर जो निर्माण का क्षेत्र था उसमें भी वो पीछे नहीं रहे। ऐसे ऐसे भव्य इमारतों का उन्होंने निर्माण करवाया जो कि आज भी हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां पर कि इनका योगदान न रहा हो, इनकी दिलचस्पी न रही हो या इन्हें उस चीज का ज्ञान न रहा हो। यही सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण राजा भोज को एक विलक्षण व्यक्तित्व का स्वामी कहा जाता था। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो कि राजा भोज से जुड़ी हुई हैं। वो हैं महानता, विद्वता और उदारता के प्रतीक बने। अब यहाँ पर इस तरह के उनके गुणों को देखते हुए उन्हें एक महान राजा,
विद्वान राजा और साथ ही साथ उदार, उनका हृदय बहुत बड़ा था। हृदय बहुत बड़ा था का आशय यह है कि वो सभी का खुले दिल से स्वागत करते थे, चाहे कलाकार हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे कोई निर्माण करता हो। तो इस तरह से हर चीज का, हर किसी के ज्ञान का, हर किसी के की कला का वो सम्मान करते थे और उसे संरक्षित करने में अपना पूरा पूरा योगदान देते थे। और यही सारी बातों के कारण लोक कथाओं और कहानियों में इनका जिक्र मिलता है। और यही सारी चीजें थी जिसके कारण लोक कथाओं, लोगों द्वारा कही गई जो कहानियां हैं उनमें, और साथ ही साथ साहित्यकारों द्वारा लिखी गई जो कहानियां हैं उनमें भी हमें राजा भोज का जिक्र जो है वो हमें देखने को या पढ़ने को मिलता है। इसके साथ राजा भोज ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। गुप्त शासकों की तरह राजा भोज ने भी उज्जैनी को ही अपनी राजधानी जो है वो बनाया। राजा भोज के विलक्षण व्यक्तित्व के बारे में ये सारे जो बिंदु हैं वो दिए गए हैं। इसके बाद का जो बिंदु है वो कुछ इस तरह से है, पराक्रमी शासकों के बाद भी भारत पतन की ओर। अब यहाँ पर भारत में इतने सारे पराक्रमी राजा हुए, उन्होंने इतनी सफलता पूर्वक अपना शासन जो है वो यहाँ भारत में किया, उसके बाद भी भारत पतन की ओर क्यों बढ़ा, भारत का पतन क्यों हुआ, भारत का डाउनफॉल क्यों हुआ, ये सारी चीजें हम इन बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। अंदरूनी कमजोरी ने जकड़ रखा था। यहाँ पर अंदरूनी कमजोरी, हमारे भारत के अंदर ही कुछ इस तरह की चीजें घट रही थी, इस तरह का घटना चक्र चल रहा था जिसके कारण जो भारत है वो अंदर ही अंदर कमजोर पड़ता जा रहा था। आगे बताया गया है राजनीतिक प्रतिष्ठा पर बुरा प्रभाव। यहाँ पर राजनीतिक प्रतिष्ठा, जो राजनीतिक तौर पर जो चीजें होती हैं वो भी सही तरीके से नहीं चल रही थी, जिसका पूरा प्रभाव हमारे भारतवर्ष पर पड़ रहा था और जो कि भारत के पतन का कारण भी बनता गया। रचनात्मक क्रियाकलाप पर बुरा प्रभाव। रचनात्मक क्रियाकलाप का मतलब है कला से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो भी धीरे धीरे कम होती गई। जो राजा ऐसे कलाकारों का संरक्षण किया करते थे, कलाकारों को प्रोत्साहित किया करते थे, ये सारी चीजें धीरे धीरे कम होने लगी और ये जो था ये धीरे धीरे खत्म भी होती चली गई। दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत पर ज्यादा प्रभाव पड़ा। यहाँ पर दक्षिण भारत जो है वो थोड़ा सुरक्षित माना जाता था, क्योंकि वो, अगर आप भारत का नक्शा देखते हैं, भारत का मानचित्र देखते हैं तो उसमें दक्षिण भारत आपको नीचे नजर आता है, लेकिन उत्तर भारत जो कि हमेशा से ही हमलावरों के कारण वहां की जो स्थिति थी वो कभी भी सामान्य नहीं रहती थी। इसी कारण उत्तर भारत जो है वहां पर चीजों का जो प्रभाव है वो ज्यादा पड़ता था और दक्षिण भारत इन सारी चीजों से बचा हुआ रहता था। दक्षिण आक्रमणकारियों के लगातार हमलों से बचा रहा। दक्षिण जो है, दक्षिण क्षेत्र, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, दक्षिण क्षेत्र जो है वो हमेशा हमलावरों से, आक्रमणकारियों के हमलों से हमेशा बचा हुआ रहा। उत्तर भारत में बाहरी हमलों से लोग परेशान थे, जबकि उत्तर भारत के जो लोग थे वो कभी भी सामान्य जीवन जी नहीं पा रहे थे, क्योंकि समय समय पर यहाँ पर इस दिशा से हमलावर जो हैं वो आक्रमण किया करते, भारत में घुसने का पूरा प्रयास किया करते थे। आगे है, हमलों से बचाव के लिए लेखक, कलाकार और वास्तुशिल्पी दक्षिण में जाकर बस गए। तो यहाँ पर उत्तर भारत के इन लगातार आक्रमणों के कारण या हमलों के कारण वहां पर जो लेखक थे, कलाकार थे और जो वास्तुशिल्पी थे वो दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गए, वो दक्षिण में जाकर के बस गए। दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों ने इन कलाकारों को संरक्षण दिया और दक्षिण में उस वक्त जिनका भी शासनकाल चल रहा था, जो भी शासक वहां पर शासन किया करते थे, उन्होंने इन कलाकारों का खुले दिल से स्वागत किया और साथ ही साथ इन्हें पूरी सुरक्षा और संरक्षण भी उस वक्त उन्होंने प्रदान किया। ऐसी सुरक्षा उन्हें दूसरी जगह नहीं मिली। ये जो कलाकार थे वो दक्षिण में जाकर के बस गए और वहां पर वो काफी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, क्योंकि ऐसी सुरक्षा जो कि दक्षिण के शक्तिशाली शासकों द्वारा प्रदान की गई थी, ऐसी सुरक्षा उन्हें दूसरी जगह नहीं मिली थी। अब यहाँ पर उत्तर भारत की क्या स्थिति थी? यहाँ पर उत्तर भारत जो कि बाहरी हमलावरों के कारण हमेशा अस्थिरता की स्थिति में रहता था, वहां पर क्या स्थिति थी उस वक्त, ये चीजें हम यहाँ पर इन बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उत्तर भारत जो था वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हमलावर आते थे, हमला करते थे और अपने छोटे छोटे जो साम्राज्य हैं वो स्थापित करके वहां पर अपना शासन करते थे। लेकिन इन सब के कारण भी वहां पर जो लोगों का जीवन था वो समृद्ध था। वहां पर लोग एक समृद्ध जीवन जी रहे थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। इसके बाद है, भारत का सबसे बड़ा और प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा था।
यहाँ पर भारत का जो उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र था, वहीं पर हमारे भारत का और विश्व का सबसे बड़ा जो विश्वविद्यालय था, जिसे हम नालंदा के नाम से जानते हैं, वो वहां पर स्थित था। यहाँ के विद्वानों का पूरे भारत में सम्मान था और यहाँ पर जो विद्वान थे, जो उन्हें शिक्षा दिया करते थे, शिक्षा प्रदान करते थे, और साथ ही साथ जो भी विद्यार्थी यहाँ से पढ़ करके निकलते थे, उनका पूरे भारत में बहुत ही मान सम्मान किया जाता था। अब यहाँ पर जो नालंदा विश्वविद्यालय है, वहां पर कहाँ के छात्र आकर के पढ़ा करते थे, इसके बारे में ये बताया गया है कि चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, मंगोलिया और बुखारा से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग देशों से भी लोग यहाँ पर जो है अपने बच्चों को भेजा करते थे, विद्यार्थी के रूप में लोग यहाँ पर आकर के शिक्षा ग्रहण किया करते थे। यहाँ पर किस तरह की शिक्षा दी जाती थी, इसके बारे में बताते हुए ये लिखा गया है कि धार्मिक, दार्शनिक और अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर धार्मिक, धर्म से जुड़ी हुई बातें, दार्शनिक, जीवन दर्शन से जुड़ी हुई बातें और साथ ही साथ अन्य विषयों से जुड़ी हुई बातों की भी शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। अब इसमें कौन कौन से और विषय थे? कला, वास्तुशिल्प, यहाँ पर कला और वास्तुशिल्प, शिल्पकारी जो थी उसके बारे में भी, और कला जैसे नृत्य, संगीत, इस तरह की जो कलाएं हैं उसका भी ज्ञान यहाँ पर बच्चों को दिया जाता था। वैद्यक का विद्यालय, वैद्यक मतलब जो औषधियों से जुड़ी हुई जो शिक्षा होती है, जो ज्ञान होता है, एक वैद्य बनने के लिए, एक चिकित्सक बनने के लिए जिस तरह से बच्चों को ज्ञान दिया जाना चाहिए, उस तरह का ज्ञान भी यहाँ पर बच्चों को या विद्यार्थियों को दिया जाता था। कृषि विभाग, जो विद्यार्थी कृषि के क्षेत्र में जाना चाहते थे, उन्हें कृषि से जुड़ा हुआ जो ज्ञान होता था वो भी यहाँ पर प्रदान किया जाता था। तो यहाँ पर डेयरी फार्म और पशु भी थे। यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में डेयरी फार्म से संबंधित ज्ञान और साथ ही साथ पशुपालन से संबंधित ज्ञान भी यहाँ बच्चों को दिया जाता था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो विश्व प्रसिद्ध जो हमारा विश्वविद्यालय नालंदा था, वहां पर धर्म और दर्शन के अलावा भी बहुत सारा ऐसा ज्ञान था जो कि विद्यार्थियों को दिया जाता था। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ उत्तर भारत की स्थिति में जो दूसरा बिंदु बताया गया है वो है कई सांस्कृतिक और दार्शनिक केंद्र भी थे। यहाँ उत्तर भारत में ये जो विश्वविद्यालय है, इसके अलावा भी कई ऐसे सांस्कृतिक केंद्र वहां बनाए गए थे, दार्शनिक केंद्र बनाए गए थे। यहाँ पर इस तरह के धर्म गुरु हुआ करते थे, इस तरह के विद्वान हुआ करते थे जो कि हमारी संस्कृति के बारे में लोगों को बताया करते थे, साथ ही साथ जीवन दर्शन के बारे में। ऐसे लोग जो कि अपने जीवन के उतार चढ़ाव से अपने जीवन की सच्चाई को जानना चाहते थे, अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहते थे, इस तरह का ज्ञान भी लोगों को यहाँ पर धर्म गुरुओं द्वारा या विद्वानों द्वारा दिया जाता था। आगे है बनारस धार्मिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ बन गया। यहाँ पर बनारस, जिसे कि हम उस वक्त वाराणसी के नाम से जानते थे, और वहां पर धार्मिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ बन गया। वहां पर इस तरह के विद्वान, इस तरह के गुरु होते थे जो कि अपने विचारों का आदान प्रदान लोगों के साथ करते थे, और इस स्थान को ऐसे धार्मिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ सेंटर जो है वो माना जाता था। लंबे समय तक कश्मीर भी बौद्ध और ब्राह्मणों के संस्कृत ज्ञान का केंद्र रहा। यहाँ पर बनारस के अलावा कश्मीर में भी जो बौद्ध भिक्षु थे और साथ ही साथ जो ब्राह्मण थे, वो संस्कृत का ज्ञान जो है वो लोगों को दिया करते थे, और इसका केंद्र भी वहां पर स्थापित किया गया था जहां पर कि लोगों को संस्कृत भाषा का ज्ञान दिया जाता। आगे है विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार नालंदा के विद्वानों ने ही किया। यहाँ पर नालंदा के जो विद्वान थे, जो गुरु थे, या फिर जो विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने आते थे, अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद जब वो अपने देश लौटते थे, तो यहाँ से सिर्फ वो ज्ञान ही नहीं लेके जाते थे, बल्कि भारतीय संस्कृति भी अपने साथ लेकर के जाते थे। और इसका प्रसार प्रचार जो है उसका पूरा श्रेय नालंदा के विद्वानों को और साथ ही साथ यहाँ के विद्यार्थियों को भी दिया जाता है। उनके माध्यम से ही भारतीय संस्कृति का प्रसार जो है वो विदेशों में संभव हो सका। आगे है नालंदा के अलावा भारत के अन्य विश्वविद्यालय। यहाँ पर हम ज्यादातर बात जो है वो नालंदा और तक्षशिला की करते हैं कि नालंदा और तक्षशिला जो है यही हमारे देश के महान विश्वविद्यालयों में इनका नाम शामिल किया जाता है। लेकिन नालंदा और तक्षशिला के अलावा भी भारत में कई सारे विश्वविद्यालय थे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और जो कि हम इन बिंदुओं के अंतर्गत हम जानेंगे। तो पहला है बिहार के भागलपुर के पास स्थित विश्वविद्यालय। यहाँ पर बिहार में भागलपुर नाम की एक जगह है जहाँ पर कि एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था जिसका नाम था विक्रमशिला विश्वविद्यालय।
और इस विश्वविद्यालय में भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण किया करते थे। इसके बाद है काठियावाड़ स्थित विश्वविद्यालय। काठियावाड़ जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है, वहां पर भी एक विश्वविद्यालय था और उस विश्वविद्यालय का नाम था वल्लभी विश्वविद्यालय, और यहाँ पर भी छात्र जो है हर तरह की शिक्षा उन्हें दी जाती थी। इसके अलावा गुप्त शासन के समय स्थित विश्वविद्यालय, गुप्त शासन जिसे कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, उस वक्त भी एक विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और यहाँ पर गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी थी उज्जैनी, वहीं पर उज्जैनी नाम से ही यहाँ पर एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर गुप्त शासन में उज्जैनी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही साथ दक्षिण क्षेत्र में भी एक विश्वविद्यालय बनाया गया था, दक्षिण स्थित विश्वविद्यालय, और इसका नाम था अमरावती विश्वविद्यालय। यहाँ पर भी विद्यार्थियों को हर तरह की शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो यहाँ पर हमारे भारतवर्ष में नालंदा और तक्षशिला के अलावा भी अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह के विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, जहाँ पर कि विद्यार्थी शिक्षा लेने के लिए यहाँ पर आते थे। तो इसके साथ ही ये जो शीर्षक है, इसका पहला भाग यहीं पर खत्म होता है। इसी शीर्षक का जो दूसरा भाग है वो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।